हेलो दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग जानते हैं यह क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 15 है साइंस का, जिसमें हमको जानना है पर्यावरण क्या होता है, हमारा पर्यावरण। और ये आपका अध्याय कितना है? ये आपका अध्याय का जो है अध्याय संख्या 15 है एनसीईआरटी का, जिससे हम लोग को पढ़ना है कि पर्यावरण क्या होता है, कि पर्यावरण क्या होता है। चलिए इसमें जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण का मतलब होता है कि वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेर रहती हैं। मतलब कि पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें जो हमें घेर रहती है, जैसे कि सभी जैविक अजैविक घटक माने। जो जैविक घटक मतलब कि जो जीवित होते हैं, जैविक मतलब जो निर्जीवित मतलब जो निर्जीव हैं, उन सब घटक क्या होती है, हमको घेर रहती है। ऐसे में क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जैविक व अजैविक घटक के पारस्परिक मेल से ही पारितंत्र बनता है। मतलब पारितंत्र मतलब कि निर्जीव सजीव सबको मिल से क्या होता है, पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसे आहार श्रृंखला या आहार जाल कहते हैं। मतलब कि पारितंत्र में जो जीव होते हैं, जैसे कि छोटा कीट हो गया, वो घास को खाएगा, उस घास जो जो कीट है उस कीट को बेंग खा जाएगा, बेंग को सांप खा जाएगा। तो ये सब जो जैविक अजैविक घटक जो आ रहे हैं, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। और जो श्रृंखला बन रहा है, जैसे कि मेढक को सांप खा गया, सांप को चील खा गया, या जैसे बकरी घास खा गई और बकरी को मनुष्य खा गया, ये जो श्रृंखला बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला, या इसी को कहते हैं आहार जाल। आहार जाल में ढेर सारे आ जाएंगे, और आहार श्रृंखला में एक सीध मतलब कि एक सररेखा टाइप में आ जाएंगे, मतलब जो जीव होंगे उसमें। ठीक है, अब चलते हैं, अब आगे जान लेते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका इसमें। अगला पॉइंट है कि मनुष्य की गतिविधियों क्या, कि जो मनुष्य है उसकी गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है और वे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि ओजोन परत का ह्रास या कचरे का निपटान। मतलब कि जो हमारे पर्यावरण, जो मनुष्य जो गतिविधियां कर रहा है, मतलब नया नया टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, इसी कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण में गिरावट मतलब कि उसकी शुद्धता में गिरावट आ रही है। इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ मतलब उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि ओजोन का ह्रास होना। वह कचरे का निपटान कहाँ करें। देखिए, ओजोन का ह्रास मतलब कि आप जानते ही हैं कि जो ओजोन परत है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप है, जिसका सूत्र होता है O3। और ये ओजोन परत क्या करता है, आप भी जानते हैं कि ये ओजोन परत आपका जो मतलब कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है उसको रोकता है। अब आप कहेंगे नहीं रोकेगा तो क्या होगा, नहीं रोकने से आपको जो मतलब चर्म रोग हो सकता है। चर्म रोग, आपकी स्किन पर मतलब बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। चर्म रोग मतलब उसको जो उस चर्म रोग के तहत बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती है। जो क्या करता है, जो ओजोन परत है इसको क्या करता है, रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। क्लियर, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला आपका एक परिभाषा हो गया कि पारितंत्र किसे कहते हैं, फिर पारितंत्र किसे कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए कि पारितंत्र किसे कहते हैं। इसका परिभाषा देख लिए, परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा देख लीजिए कि एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैव घटक, मतलब कि जैव घटक और अजैव घटक, यहाँ जीव लिख दिया है उसी को जैव घटक कह दो, या अजैव और अजैव घटक दोनों, मतलब जैव घटक और क्या अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जैविक व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। जो परितंत्र होता है, तापमान, वर्षा, वायु और उसमें जीव वाले घटक आ जाएंगे, तो इन सब से मिलाकर बनता है। मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों से मिलाकर ही बनता है इस परितंत्र। ठीक है, अब देखते हैं परितंत्र के प्रकार। क्या, परितंत्र के प्रकार। तो अगला आपका टाइप है परितंत्र के प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपका एक का नाम हो गया प्राकृतिक परितंत्र, जो प्रकृति में विद्यमान है, जो प्रकृति ने दिया है, जैसे जंगल, सागर, झील। और जो हम लोग बनाते हैं उसे कहते हैं मानव निर्मित परितंत्र या कृत्रिम परितंत्र। इसी को हम लोग मानव निर्मित कहिए या कृत्रिम परितंत्र, यह हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं, बगीचा लगा दिए। जो परितंत्र मानव ने निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए खेल,
जलाशय, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, आपको ये आपको दोनों क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या कि प्राकृतिक परितंत्र और क्या मानव निर्मित परितंत्र, इसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम परितंत्र भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और एग्जाम में पूछता है कि परितंत्र किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, या ये पूछ देगा कि आपको आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, ये आपको ये पॉइंट आहार श्रृंखला या आहार जाल किसे कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। उदाहरण देख लीजिए, परितंत्र को बता दिए गए 2 भाग में बांटा गया है, और जो परितंत्र है 2 भाग में बांटे थे। अब परितंत्र में क्या क्या आता है, परितंत्र में 2 घटक आप बताए थे ऊपर कि परितंत्र जो होता है उसमें 2 घटक आते हैं। एक का नाम बताए थे आपको कि अजैविक घटक, क्या एक का नाम बताए थे, एक का जैविक घटक, दूसरे का जैविक घटक, क्या बताए थे, जैविक घटक। और जैविक घटक को भी 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, जैविक घटक को बांटा गया है 3 भागों में। एक को उत्पादक कहते हैं और दूसरे कहते हैं उपभोक्ता, एक कहते हैं अपघटन करता है। मतलब एक ने उत्पाद किया, एक ने उसको भोजन कर लिया, एक ने उसको सड़ा गला कर मिला दिया। और जो उपभोक्ता होते हैं, ये उपभोक्ता ये आपको 4 तरह के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। अब जानते हैं शाकाहारी क्या होता है, शाकाहारी वह होता है जो क्या केवल साग सब्जियों को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है। और मांसाहारी जो मांस को खाता है, और सर्वाहारी जो दोनों खाता है। और जो परजीवी होता है, वो किसी पेड़ के संपर्क में आकर या किसी जीव के संपर्क में आकर क्या करता है, अपना भोजन कर लेता है। क्लियर। और चलें आगे ना, इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको चित्र को बनाते चलिएगा, डायग्राम को आप बना लीजिएगा अपना कॉपी में, आप वीडियो को पोज करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अजैविक घटक क्या होता है, आपको बता ही रहे थे, आप पीछे बोलते आ रहे हैं जैविक घटक क्या है, जैविक घटक क्या है। आइए तब क्या टेंशन लेना है, चलिए जैविक घटक क्या होता है, क्या कि जैविक घटक क्या होता है, आइए देख लीजिए। जैविक घटक, अजैविक घटक पहले क्या है, पहले है अजैविक घटक। इसमें जान लीजिए क्या होता है, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अजैविक घटक बनाते हैं। मतलब इसमें निर्जीव आएगा, क्या इसमें जो भी घटक होगा निर्जीव होगा वही आएगा अजैविक घटक में। दूसरा पॉइंट है आपका क्या कि जैविक घटक क्या है, क्या आपका पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जैविक घटक। इसमें कौन आएंगे, जैविक मतलब जीव वाले, जैसे हम सजीव को जैसे कहा देंगे हम लोग, जैसे आइए इसमें सभी जीव घटक जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी मतलब छोटे छोटे कीट होते हैं उसको सूक्ष्म जीव आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आप फफूंदी नहीं देखे हैं, देखे होंगे आप, जो बैगन के झाड़ पर या उजला उजला जब कुछ कीट छोटे छोटे उड़े होते हैं, उजला उजला रहता है सब, उसी को कहते हैं फफूंदी, ठीक है। तो जैविक घटक में कौन आते हैं, जो सजीव वाला होगा वो जैविक घटक में आएगा, और जो निर्जीव वाला होगा वो किस में आएगा, आपको अजैविक घटक में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो आहार, इन्हीं आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। मतलब बताए थे कि जो जैविक घटक होते हैं उसको भी बांटा गया है, उपभोक्ता में, उत्पादकर्ता में, इसको बांटा गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट कि जो आपका आहार के आधार पर जैविक घटकों को, मतलब कि भोजन करने के आधार पर, आहार मतलब क्या है, भोजन करने के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया, अगर आपको निम्न भागों में बांटा गया, इसको ध्यान रखिएगा। पहला आपका पॉइंट है इसमें, पहला आपका पॉइंट हो गया का पहला पॉइंट है उत्पादक। क्या है पहला पॉइंट है उत्पादक। देखिए उत्पादक में क्या आएंगे, उत्पादक में आपको हरे पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो जीव, छोटे छोटे शैवाल होते हैं वही आएंगे इसमें उत्पादक में, जो उत्पाद करते हो, जो चीज़ों को उत्पाद करते हैं। जैसे देखिए समझ लीजिए, सभी हरे पौधे, नीलहरित शैवाल अपना भोजन आपको शर्करा इत्यादि के रूप में करते हैं। कार्बनिक पदार्थ से सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं। मतलब कि उत्पादक में वही आते हैं जो स्वपोषी होंगे कहने का मतलब कि उत्पादक में वही आएंगे जो अपना जो खुद भोजन बनाएंगे। क्या करेंगे, अपना भोजन खुद बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे उत्पादक। या जो स्वपोषी होता है वो उत्पादक में आएगा। इसको लिख लीजिएगा आप नोट देकर, जो स्वपोषी होता है वो किस में आएगा, उत्पादक में आएगा। अब देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है उपभोक्ता। क्या है अगला पॉइंट, क्या है अगला पॉइंट है उपभोक्ता, ठीक है। इसके बाद जानते हैं इसमें क्या होता है। तो ऐसे जीव जो अपने निर्वहन के लिए, मैंने अपने भोजन के लिए किसी पर परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसके उत्पादकों पर निर्भर रहते। जैसे हम लोग आ गए, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है अगर, या कोई जीव है वो अपना भोजन कर रहा है, घास उसे खा रहा है,
उसको हम लोग खा जा रहे हैं किसी भी रूप से, या परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, या उसी को परोक्ष रूप कहिए या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहिए, उस पर निर्भर होते हैं। इसमें इसमें आपको जो उपभोक्ता है, इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये परजीवी जो जीव होते हैं ना, ये इसमें आ जाएंगे। किसमें? उपभोक्ता में। मतलब जो भोजन नहीं बनाते हैं वो किस में आ जाएंगे? उपभोक्ता में आ जाएंगे। क्लियर? देखिए इन्हीं के आधार पर इसको नीचे बताया गया है कि उपभोक्ता को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे शाकाहारी पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरन को हम शाकाहारी कह देंगे। और मांसाहारी मांस खाने वाले जैसे शेर, मगर, मक्ष, इस सब को मांसाहारी में। आप मनुष्य भी कह सकते हैं मांसाहारी। मनुष्य दोनों में आ जाएगा ना जी, मनुष्य क्या होगा? मनुष्य दोनों में आ जाएगा। ठीक है, मनुष्य दोनों में आ जाएगा। तो ये आपको मांसाहारी वाला हो गया। एक अगला पॉइंट सर्वाहारी वाला देख लीजिए कि वे पौधे और मांस दोनों खाते होंगे तो किस में आएंगे? सर्वाहारी में आएंगे। कौ या मनुष्य से। परजीवी मतलब दूसरे शरीर के मतलब संपर्क में रहकर या उसके ऊपर रहकर भोजन कर लेते हैं, जैसे आपको बताए थे। आपको बायोलॉजी जब पढ़ा रहे थे चैप्टर 1 उसमें बताए थे जो जू होता है, अमर बेल होता है, वो परजीवी होता है। जू मतलब कि वही ढील कहते हैं हम लोग अपने भाषा में ढील। अमर बेल आप देखे होंगे किसी किसी गाछ को पीला पीला रहता है पूरा जाल की तरह। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आपको अपघटक क्या होता है। अपघटक में मृतजीवी आएंगे। अपघटक में क्या आएंगे? आपको जब वहाँ पढ़ा रहे तभी बताए थे। और अपघटक में कौन आते हैं? तो अपघटक में आपको आते हैं मृतजीवी। कौन आते हैं? मृतजीवी आते हैं अपघटक में, या फुफुंदी कहिए उसी को, जीवाणु कहिए। तो जो अपघटक में आएंगे वो क्या होंगे? फुफुंदी मृतजीवी होंगे, जो मृत जीव खाएंगे। फफूंदी व जीवाणु जो हमारे मरे हुए जीव व पौधे को जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इसको अपघटक स्रोत में भरपाई में मदद आती है। मतलब कि जो जीव मर गए उनको क्या करते हैं? खाओ के सड़ा गला देते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। मतलब जो मृत जीवी होगा, जो मृत जीवों को खाता होगा, उसी को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। मतलब मृत जीवी का एक दूसरा नाम अपघटक भी है, अपघटक करता भी है। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं, हम जान लेते हैं आहार श्रृंखला के बारे में। ये भी आपका पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आहार श्रृंखला के बारे में, या आहार श्रृंखला के बारे में यहाँ से सब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आहार श्रृंखला के बारे में पूछ देगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इसके बारे में आगे हम चलते हैं। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है, क्या? आहार श्रृंखला ऐसी श्रृंखला है जिसमें जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण मतलब आहार श्रृंखला ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे आपका घास हो गया, देखिए उदाहरण देखिएगा, समझिएगा। जैसे घास हो गया, घास को खा जाएगा हिरन, हिरन को खा जाएगा शेर। ये आपका एक प्रकार का क्या है? ये आपका एक प्रकार का आहार श्रृंखला है। या आपको अगर कह देगा, या मतलब देखिए घास बना देगा यहाँ पे, उसका कह देगा टीडा, टीडा हो जाएगा छोटे छोटे कीट। उस कीट के बाद बना देगा मेढक, मैंने बेंग कहिए उसी को, मेढक। और मेढक के बाद बना देगा सांप, सांप खा जाएगा मेढक को। और मेढक के बाद बना दीजिए चील, उसको बाद दिखा देगा मनुष्य, मनुष्य खा गया। ये आहार श्रृंखला में आएगा। अगर जो बीच में अगर मान लीजिए आपको काट के बीच में से कोई निकाल दिया जाए और उसको दे दिया जाए, मतलब कि यहाँ से कोई ऐसा आपको बनाना है कि जो पहला जीव हो दूसरा जीव खाता हो, वो आहार श्रृंखला में आएगा। क्या होगा? आहार श्रृंखला में आएगा। या आप एक अब और कर सकते हैं कि आप कर देंगे घास, क्या करेंगे? घास कर देंगे। उसके बकरी, उसका करेंगे। अब बकरी कौन खाता है? मनुष्य। कौन खाता है? मनुष्य। तो ये भी आपका एक आहार श्रृंखला है। ये भी आपका क्या है? आहार श्रृंखला है। क्लियर? या आप घास के बाद कर देंगे बकरी, उसके बाद क्या? उसके बाद करेंगे शेर। क्या कर देंगे? शेर। आपका भी ये आपका आहार श्रृंखला में आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के रूप में है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पहले को दूसरा चीज़ खाता होगा, जैसे घास को बकरी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है, तो आहार श्रृंखला में आएगा। अगर नहीं खाता होगा, अपने दिमाग सोचेंगे, अगर नहीं खाता होगा तो आहार श्रृंखला में नहीं आएगा। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उन्हें पोषी स्तर कहते हैं। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब एक आहार श्रृंखला में जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो खाए उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया, उनको हम लोग उस ऊर्जा के स्थानांतरण का कहते हैं हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, एक आहार श्रृंखला में
उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसमें जिनको ऊर्जा मिलती है, उनको पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। कहने का मतलब, अगर अब घास खा रही है बकरी, मतलब कि अगर घास से ऊर्जा मिलेगा बकरी को, अब बकरी से क्या ऊर्जा मिलेगा, बाघ या शेर को ऊर्जा मिलेगा। ये नहीं कि उल्टा मिलेगा इसको, कि बकरी खाएगी तो घास को ऊर्जा मिलेगा, उल्टा नहीं। इसी को हम कहते हैं कि एक दिशा में होता है। जो ऊर्जा मिलता है क्या होता है, एक दिशा में होता है, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। क्लियर, समझ गए होंगे आप, हम आशा करते हैं। अगला पॉइंट, हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उन्हें अवशोषित करते हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उन्हें ही अवशोषित करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आपका है पोषण से रिलेटेड आपका 10% नियम। मतलब कहने का मतलब कि 10% नियम क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। सुनिए 10% नियम क्या है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर के जैव क्रियाओं में ही। जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि घास हो गया, अगर घास के पास 100% मतलब 100% ऊर्जा है, तो अगर इसको बकरी खाएगी, अगर बकरी खाएगी तो इसको इसका 10% मिलेगा, 90% नष्ट हो गया। 90% क्या हो गया, ऊर्जा नष्ट हो गया, 90% नहीं मिलेगा। अगर इस बकरी को बाघ खाता है तो ये 10% है, तो 10% का इसको मिलेगा यहाँ पे 1% ऊर्जा। ठीक है, इसको कितना मिलेगा, 1% मिलेगा ऊर्जा। मतलब कि 100 था, तो जो मतलब कि जो बकरी के पास मैंने घास के पास ऊर्जा 100 था, अगर बकरी खाई तो इसको 10 मिलेगा। क्या मिला, इसको 10 मिले। कितना मिला, 10 मिला। 10% में 10 मिला। अगर बकरी को बाघ खा गया या शेर खा गया, तो उसको जो बकरी का जो परसेंटेज था उसका 1% ही मिलेगा। मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब कि अगर 10 था तो इसको 1 मिलेगा, और इसको 100 था तो इसको 10 मिला, और इसको 10 मिला तो इसको 1 मिलेगा। क्लियर, मतलब 10% नियम होता है। 10% नियम, इसको कहते हैं 10% नियम। काहे कह रहे हैं, क्योंकि 100 का 10% होता है 10, और आपका ये 10 का 10% होता है 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा का बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 स्तर हो सकते हैं। मतलब कि अगर ये स्तर कहने का मतलब क्या समझिए, अगर घास होगा तो घास से बकरी से हो गया शेर या बाघ, तो ये आपका 3 स्तर हो गया। 4 स्तर कैसे होगा, अब देखिए, अगर घास होगा तो घास को खाता होगा टिड्डा, तो क्या होगा, इसको खा जाएगा कौन, मेढक को खा गया। मान लीजिए सांप खा गया, और सांप को खा गया कौन चीज, चील। मतलब एक स्तर, इसको 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर इसको कहते हैं। 1 2 3 4 मतलब 5 स्तर से हो सकता है। सांप को खा जाएगा कौन, चील। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं स्तर, या इसको कहते हैं चरण। क्या कहते हैं, चरण कहते हैं इसको। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको याद रखना पड़ेगा 10% नियम वाला। मतलब कि अगर उसके पास 10 होगा तो अगले वाले को, अगर मतलब किसी का 100% होगा तो उसके वाले को 10% ही मिलेगा, अब फिर उस 10 का उसको 10% मिलेगा। ऐसा ही चलते रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो शाकाहारी जीव जंतु हैं और जो मांसाहारी जीव जंतु हैं, और जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनको अधिक ऊर्जा मिलती है। शाक सब्जी खाते हैं क्योंकि वे, और जो मांस मछली खाते हैं तो उनसे उनके पास ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है कि ऊर्जा का प्रवाह, पोषी स्तर आपको दिखाया गया है। आपको दिखाया गया है एक में उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता।
मतलब कि ये उत्पादक जो को जो उत्पाद किया उसको, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे, तो उसके पास 1000 किलो जूल ऊर्जा है। अगर उसको किसी ने खा गया, मान लो बकरी खा गई तो उसको 100 किलो जूल ऊर्जा मिला। अगर बकरी को मनुष्य खा गया तो उसको 10 किलो जूल ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। या मान लीजिए कि टीडा था, मान लीजिए घास था, घास को टीडा खा गया। अगर टीडा को अगर मेढक खा जाता है तो इसको इतना मिल जाए, मेढक को सांप खाता है तो इसको इतना 1 किलो जूल ऊर्जा मिलेगा। मतलब ये 10% आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जैव संवर्धन क्या है? क्या जैव संवर्धन क्या है? जैव संवर्धन आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन। मतलब कि आहार श्रृंखला से मतलब कोई चीज़, अगर कोई चीज़ है उससे हानिकारक चीज़ अगले जीव को पहुंच रहा है तो उससे क्या होता है, दूसरे पोषी स्तर में वृद्धि हो जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है। इससे को क्या कहते हैं हम लोग? जैव संवर्धन कहते हैं। मतलब आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे ही कहते हैं जैव संवर्धन। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। कौन रसायनों को? ये हानिकारक जो वही खाते हैं बाद में, इसलिए। अब देखिए आहार जाल के बारे में आ गया। आहार जाल समझना है आपको। इसमें देखिए आहार श्रृंखलाएं आपस में प्रकृति से जुड़ी होती है। मतलब कि आहार श्रृंखलाएं से ही बनता है क्या? आहार जाल जुड़ी होती है। जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है उसे आहार जाल कहते हैं। मतलब कि जो भी जीव है वो यहाँ पे जाल के ही रूप में, आपको आहार जाल के ही रूप में बैठता है। अगर ना हो उस तरह तो सभी जीव मतलब अधिक से अधिक होते जाएंगे। आइए अब इसमें देखते ध्यान रखिए। अब जैसे कि यहाँ हो गया आपको पौधा, तो समझाते हैं आपको कैसे ये जाल कैसे बन गया। यहाँ हो गया आपको पौधा, ठीक है। पौधा को अगर चूहा खा रहा है, ठीक है। अगर चूहा को सांप खा गया तो आपका एक ये बन गया आपका क्या? अगर आपको एक ये आपका आहार श्रृंखला बन गया। दूसरा आहार श्रृंखला ध्यान रखिएगा, दूसरा इसको अब इसको मटकाते हैं। अब तो ये आपका एक आहार श्रृंखला हो गया। दूसरा आहार श्रृंखला देखिए, दूसरा आहार श्रृंखला क्या बन रहा है? देखिए पौधा हो गया, पौधा को खा गया तिलचट्टा, पौधा खा गया तिलचट्टा, ठीक है। और तिलचट्टा का खा गया मेढक, और मेढक को कौन खा गया? सांप, सांप को कौन खा गया? चील। तो आपका ये भी एक आहार श्रृंखला बन रहा है, ठीक है। इसलिए इसको जाल के रूप में बिठा दिए हैं। अगला पॉइंट, अब देखिए एक 2 आहार जाल हो गया, 2 आहार श्रृंखलाएँ हो गई। अब तीसरा आहार श्रृंखला देखिए, तीसरा आहार श्रृंखला देखिए पौधा खा गया खरगोश, और खरगोश से कौन चीज़ हो गया? ये चील खा गया, ठीक है। खरगोश को कौन खा गया? चील। इस तरह से ये यहाँ खरगोश के बाद यहाँ मनुष्य कर लीजिए, यहाँ पे जो लोमड़ी लिखा है यहाँ पे मनुष्य कर लीजिए। ये भी आपका क्या हो गया? एक आहार श्रृंखला बन गया, ठीक है। मतलब ये अब सब मतलब आहार श्रृंखलाओं के रूप, मतलब जुड़ाव को ही हम लोग आहार जाल कहते हैं। क्या? जुड़ाव को ही क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आगे। अगले पर्यावरण समस्या। इससे पर्यावरण समस्या क्या होती है? मतलब हमारे यहाँ पे पर्यावरण समस्या क्या होता है, समझिए पर्यावरण समस्या के बारे में। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों में पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को प्रभावित करती है, मतलब हम लोग भी उसको प्रभावित करते हैं। इससे पर्यावरण धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, हम लोग वन की कटाई कर दे रहे हैं। तो अभी ना इतना गर्मी, देखिए तो कितना गर्मी पड़ रहा था बीच में, अभी 2-3 महीना पहले कितना हो गया। देखते होंगे दिल्ली में आपको रोक लग जाता है कि नहीं यहाँ बम नहीं उड़ाना है, इतना हो जाता, कहीं सा बम उड़ाने से इतना हो जाता है पोल्यूशन की वहाँ के लोग मरने लगते हैं। तो हम लोग ये हमारे चलते हो रहा है सब उतना। अब ये आपका ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। दूसरा ओजोन परत, आपको बताए थे कि ओजोन परत क्या होता है। तो जो ओजोन परत होता है आपको क्या करता है? ये पराबैंगनी किरण का करता है, पराबैंगनी किरणों का क्या करता है? रोकता है। बताए थे ना कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं पराबैंगनी किरणें, उसको रोकता है। इसको ध्यान में लिख लीजिएगा। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक में सुरक्षा करने वाला रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की अस्थायी स्वास्थ्य संबंधी हानि जैसे त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पौधे का नशा आदि की रक्षा करते हैं। मतलब पौधे का जो बाहरी भाग है उसको कौन रक्षा करता है? ओजोन परत। किसको? पराबैंगनी किरण को न आने देकर। कहाँ पे? पृथ्वी पर। वहाँ पे क्या करता है? वहीं पर उसको रोक लेता है, वहीं पर सूख जाता है। इसका बहुत आपको मतलब उपयोग है ओजोन परत का। और ओजोन परत में छेद भी हो गया है। इसका मेन कारण आपका हो गया
छेद होने का मेन कारण है आपका प्रदूषण। उसमें भी कौन, उसमें उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है उसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हुआ है, ओजोन परत में क्या हो गया है, छेद हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा। इससे कुछ परावैज्ञानिक किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, इसके कारण बीमारियां हो रही हैं, सभी त्वचा वाला कैंसर सब बीमारी हो रही हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में। अगला पॉइंट, मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, भी याद रखिएगा। ये आपका भूगोल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ दिया है, बता देते हैं आपको कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। इसको पूछा गया एग्जाम में, आपको भूगोल में पूछा गया होगा या यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। पाई जाती है जो कि हमारे जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ज़मीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ज़मीनी स्तर पर क्या है, ओजोन एक घातक जहर भी है। तो इस जहर थोड़े मतलब जो परावैज्ञानिक किरणों को रोक रहा है, तो अगर वो आते रहे वायुमंडल पर तो क्या होगा, आपका शरीर में त्वचा रोग हो जाएगा, कितना कैंसर हो जाएगा, सब कैंसर होते रहेंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा कि ओजोन का फार्मूला होता है O3, या सप्ताह मंडल में पाया जाता है, और ये सूर्य से आने वाली परावैज्ञानिक किरणों का क्या करता है, रोकता है। इतना अगर आपको ध्यान में होगा, आपका क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ओजोन का निर्माण कैसे होता है। जो ओजोन परत है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो वो ऑक्सीजन का ही रूप है। क्या, जो ओजोन परत है वो आपका ऑक्सीजन का ही रूप है। किसका रूप है, ऑक्सीजन का ही रूप है। किसका रूप है, ऑक्सीजन का ही रूप है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, ओजोन का निर्माण निम्न प्रकार रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। मतलब जो ऑक्सीजन होता है वह क्या करता है, वो परावैज्ञानिक किरण यही ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है, वहीं से क्रिया हुआ है और बन गया O2, माने ऑक्सीजन के अणु बन गए। मतलब यहाँ पे O और O मिले का बन गया, परमाणु मिले का बन गया, अणु बन गया ऑक्सीजन का, और ये अणु और फिर परमाणु मिले का बन गया, O3 बन गया, मतलब कि ओजोन बन गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है, ओजोन का फार्मूला होता है O3। O3 में कार्बन के कितने ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला, ओजोन परत का ह्रास। ओजोन परत का बताया ना छेद हो गया है, तो वही 1985 में पहली बार, किसने, 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। मतलब मोटाई में कमी या पतला छिद्र दिखा गया। कहाँ पे, अंटार्कटिका में देखा गया। कब, 1985 में देखा गया था। इसमें एक छिद्र हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कब देखा गया था, कहाँ देखा गया था। अगला पॉइंट, ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता का गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब कि जो मानव हैं वो उत्पन्न कर रहे हैं एक प्रकार का रसायन जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही आपका एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है और इससे क्या हो रहा है, तो इससे ओजोन परत की हानि हो रही है। ठीक है, अब कैसे होता है जी, मतलब CFC आपको कैसे मतलब कैसे उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशामक के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मतलब जो CFC का उपयोग अगर करते हैं हम लोग, आग जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है, जिससे क्या होता है, ओजोन परत में यही जगह क्या कर रहा है, वहाँ पे क्षय कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वनुमति बनी कि CFC के उत्पाद को 1986 के स्तर पर ही सीमित रख दिया जाए, मतलब इसको रोक दिया जाए। इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको जो मेन पॉइंट रखना है, इसको याद रखना है, ये किस कारण से आपका ओजोन परत में क्षय हो रहा है, तो उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसको पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आगे चल अगला, आज इसको खत्म करेंगे, आज खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, एक दिन में खत्म कर देंगे। अगला पॉइंट है कचरा प्रबंधन। क्या, कचरा प्रबंधन। आप देख रहे हैं आपके एरिया में जहाँ तहाँ कचरे घर बन रहे हैं, देख रहे हैं कचरा घर बन रहा है जहाँ तहाँ, तो नहीं देख रहे हैं। आपके एरिया में जहाँ तहाँ दियर और में कचरा के लिए एक भवन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, भवन बनाया जा रहा है, जहाँ पे कचरा को इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, मतलब उसका अलग अलग ना भी कई जगह उसको इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए आज के समय में अपशिष्ट निपटान का एक मुख्य समस्या, मतलब कि जो पदार्थ हैं, जो कचरा है, उसका निपटान करना मुख्य समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हमारी जीवन शैली में बहुत बड़ी समस्या कचरा का इकट्ठा हो जाना भी है। देखते हैं कि शहर से जहाँ तक कचरा बहुत इकट्ठा हो गया, उससे बहुत मर रहा है। कोई जीव वो खा लिया उसमें पॉलीथीन को, तो भी मर जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का समस्या ही है। कचरे को
कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, एक होते हैं आपको, अब कचरे में क्या होते हैं, कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। एक हो गया जैव निम्नकरणीय, मतलब जो गल उल जाएंगे, क्या होंगे, जो गल उल जाएंगे। दूसरा होता है अजैव निम्नकरणीय, जो नहीं गलेगा, जैसे प्लास्टिक गलेगा नहीं गलेगा। उसी को रोक के लिए बीच में आपको क्या किया था, वो कपड़ा वाला पॉलीथीन आ रहा था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, उसमें अरबे नहीं करेगा, लेकिन जबकि हानिकारक है। जो आपका ये पॉलीथीन है वो बहुत हानिकारक है, आप उसको जलाइएगा तब भी हानिकारक पोल्यूशन होगा। आप कहीं मिट्टी में हला देते हैं तभी वो आपका एक प्रकार का पोल्यूशन है, जैसे कि आपको मतलब कि वो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाएगा। तो जो कचरा होता है उसमें निम्न दो प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। आपका एक है जैव निम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय में मतलब क्या, कि जो गल जाएगा पदार्थ, जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ। मतलब कि जिसको छोटे छोटे कीट खा जाए, सड़ा गला दे, जैसे कि उदाहरण में फल, सब्जी के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि क्या करते हैं, जो जीव जंतु होते हैं क्या करते हैं, उसको गला देते हैं, तो वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ में आएगा। और जिसको नहीं गलाएंगे वो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में आएगा। पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। क्या कहते हैं, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, ध्यान रखिएगा इसमें उदाहरण क्या होता है, उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन या उसी पॉलीथीन, संश्लेषित रेत से धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्मजीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, सूक्ष्मजीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थ को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थ का अपघटन नहीं हो सकता है। तो सभी कोई अपघटक नहीं कर सकते हैं, इसलिए पॉलीथीन अपघटक नहीं होता है। अगला पॉइंट, कचरा प्रबंधन की विधियाँ। कचरा प्रबंधन की क्या विधियाँ, इसमें पहला है जैव मात्र संयंत्र। जैव निम्नकरणीय पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा शैवाल मात्र व खाद का परिवर्तित भी किया जाता है। मतलब कि जो गलने सड़ने वाला है उसको क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और गल सड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका कचरा बन जाएगा, मतलब कि एक खादर बन गया। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाए। मतलब कि जो आपका नाली से जो कचरा जा रहा है नदी में, उसको क्या किया जाए, वहाँ से एक सीवेज प्रक्रम हो गया, उसको क्या किया जाए, उसको छान लिया जाए, खाली पानी को नाली में जाने दिया जाए, और जितना कचरा है उसको वहाँ पे सीवेज प्रक्रम एक हो जाए, उसको साफ कर दिया जाए उसके लिए। अगला पॉइंट है कूड़ा प्रभाव क्षेत्र। कचरा निचले क्षेत्र में डाल दिया जाए और दबा दिया जाए, मतलब कचरा को ऐसे क्षेत्र में भेजा जाए जहाँ पे मतलब लोग ना हो, दिया क्षेत्र में, और वहाँ उसको क्या किया जाए, वहाँ से मिट्टी से उसको वहाँ दबा दिया जाए, मतलब कि कचरा का प्रबंधन बताया जा रहा है। अगला कंपोस्टिंग विधि, कंपोसिस्टन विधि। जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है, मतलब और 3 महीने बाद क्या करता है, खाद बन जाएगा। मतलब जो गलने वाला होगा क्या होगा, वो खाद बन जाएगा। मिट्टी से ढक देंगे तो क्या होगा, सड़ गल जाएगा वो और खाद बन जाएगा। और जो सड़ने वाला गलने वाला तो वो कभी नहीं गलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है पुनर्चक्रण। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कचरा का पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाए। मतलब कि जो नहीं गलने वाला है उसको मान लीजिए पॉलीथीन आया और उस पॉलीथीन को फिर क्या किया जाए, उसको फिर से आप ले लीजिए पॉलीथीन को, फिर से उसको बदल के दूसरा कुछ उसको बना दिया जाए। मतलब कि अगर मतलब जब पॉलीथीन आए तो उसको आपको कहा जाए कि इस पॉलीथीन को फिर हम दोबारा खरीद लेंगे, आप इस पॉलीथीन को बिगिएगा मत, मतलब कचरा में नहीं बिकना है इसको, या आपको मतलब एक एक्ट लगा दिया जाए। बीच में लगा था लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर चल रहा है पॉलीथीन, तो उस तरह आपको क्या कर सकते हैं, कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। अगला पॉइंट पुनः उपयोग वाला, मतलब फिर से उसको ले जाया जाए, फिर उसको दूसरा चीज़ में भर के उसमें चाहिए कि पॉलीथीन से आप कितना काम कर सकते हैं उस तरह किया जाए। पुनः उपयोग यह पारंपरिक तरीका है जिसमें वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार की लिफाफे बनाकर, मतलब आपका अखबार आया पढ़ लिए तो बिक थोड़े देंगे, उसको अलग दूसरा काम करिए, उसमें दूसरा कुछ करिए। मतलब इस तरह से आप मैंने कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। और आपका ये क्लास आपका आज ख़त्म हो चुका है, मतलब चैप्टर 15 ख़त्म हो गया। अब आगे क्लास में दूसरा कोई चैप्टर देखेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।